हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो परिवार का जो विकास हुआ है वो अनेक स्तरों से गुजरने के बाद हुआ है। जो प्रारंभिक रूप में यानी जो शुरुआत में जो परिवार हुआ, परिवार नाम की कोई संस्था होती ही नहीं थी। जो व्यक्ति जो है बिखरे हुए तौर पर रहते थे। तो इससे जुड़े हुए विद्वान हैं और उनमें उनके जो सिद्धांत हैं उनमें कोई समानता नहीं है। तो इससे इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है प्राचीन अथवा पितृसत्तात्मक सिद्धांत। जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है सबसे पुराना सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन प्लेटो और अरस्तु ने किया था। उनका मानना था कि परिवार का जो आरंभिक रूप था वो पितृसत्तात्मक था। ऐसे पितृसत्तात्मक परिवारों में प्रधान जो होता है वो पुरुष ही होता है, जो कि परिवार से जुड़े हुए सारे फैसले लेता था, चाहे वो किसी भी तरह के फैसले हों। और परिवार जो है पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ पितृस्थानीय भी था, यानी कि स्त्रियों की जब शादी, किसी भी लड़की की शादी होती थी तो उसे पति के घर ही आकर रहना पड़ता था। एक तरह से स्त्रियों पर जो पुरुष थे उनका पूरा अधिकार था। और ये स्थिति जो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो कि बनी रही, और 19वीं शताब्दी से स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार होना शुरू हुआ, जिससे कि परिवार में पिता की शक्ति कम होने लगी। और आज भी ये रूप हम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो स्त्रियां हैं, मतलब आजकल जो लड़कियां हैं वो पढ़ रही हैं और अपने खुद से जुड़े हुए फैसले ले रही हैं। क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं, इसलिए वो इस तरह के परिवारों को महत्व नहीं देती, वो अपने फैसले खुद लेती हैं। तो जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, फ़िलहाल उसे यानी वर्तमान में उसे हेनरी मैन ने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। दूसरे नंबर पे आता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यौन साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो कुछ मानवशास्त्री जो थे, जैसे मार्गन, लुबॉक तथा फ्रेजर ने इसके जो परिवार के आरंभिक रूप थे उसे बताए थे। ये मानवशास्त्री थे। उन्होंने बताया था कि आरंभिक काल में विवाह का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी शुरुआत में विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। परिवार और ना ही परिवार का, बल्कि पशुओं की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रता की स्थिति पाई जाती है। यानी कि उस वक्त क्या था कि जो लोग थे उनकी स्थिति बिल्कुल पशुओं की तरह थी। एक यौन स्वतंत्रता थी, कोई परिवार नहीं होता था। एक समूह के सभी जो पुरुष थे वो दूसरे समूह की सभी स्त्रियों से यौन संबंध रखते थे, और किसी भी तरह का कोई व्यवस्थित विवाह या कोई परिवार जैसी संस्था न होने की वजह से कोई भी किसी के साथ भी यौन संबंध स्थापित कर सकता था। तो एक तरह से पशुवत जो माहौल होता है वो था। तो मार्गन के अनुसार आज भी आदिवासियों में इस तरह की प्रथाएं हैं, पर सभ्य समाज ऐसे तरीकों को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हालांकि आदिवासी आज भी इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन जो सभ्य, जो शिक्षित आदिवासी समूह हैं वो एक विवाह को जो सभ्य और शिक्षित आदिवासी हैं, चूँकि जो सभ्य समाजों के संपर्क में आ गए हैं, वो जो है इस तरह की व्यवस्थाओं, ऐसी प्रथाओं को महत्व नहीं देते और एक व्यवस्थित जीवन जीने को महत्व देते हैं, यानी कि परिवार को। तो जो अनपढ़ हैं, मतलब जो अशिक्षित आदिवासी समूह हैं, वो आज भी इस तरह की जो व्यवस्थाएं उन्हें फॉलो करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी जो सिद्धांत था वो उसे परिवार की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए जाना जाता है। इस सिद्धांत की जो रूपरेखा थी वो बेकोफन ने तैयार की थी, लेकिन इसे एक व्यवस्थित जो रूप दिया वो लुईस मार्गन ने दिया था। इसके जो दूसरे समर्थक थे उनमें स्पेंसर जो हैं प्रमुख हैं। तो बेकोफन जो थे उन्होंने कहा था कि जो परिवार की उत्पत्ति थी वो समझौते के आधार पर ना होकर 3 स्तर से होकर गुजरी थी, जिसमें पहला स्तर आता है कि पहला जो स्तर था उसमें वो था कि इस स्तर में आदिम समाजों में यौन स्वच्छंदता थी। बच्चों का विशेष संबंध सिर्फ माँ से था। पिता की कभी जानकारी होती थी, ये कम ही जानकारी होती थी। ये प्रारंभिक अवस्था थी जो यौन साम्यवाद के निकट थी। जो इसका पुराना सबसे पहला स्तर था परिवार के विकास का, वो था
कि जो परिवार जैसी संस्था नहीं थी। कभी-कभी ये भी पता नहीं होता था कि बच्चे का पिता कौन है, और बच्चों का जो एक संबंध रहता था वो सिर्फ़ अपनी माँ के साथ रहता था। एक तरह से यौन साम्यवाद की अवस्था थी। दूसरा स्तर आता है, इसमें जो दूसरा स्तर था उसमें चूँकि जीवन से संबंधित संघर्ष जब बढ़ते चले गए, तब जो साधन थे जीविका उपार्जित करने के वो कम हो गए, उनका अभाव हो गया। तो चूँकि पुरुष जो थे वो जीविका पहले से उपार्जित कर रहे थे, औरतें घर का काम करती थी, तो इसलिए जो लड़कियाँ थीं उन्हें सबसे ज़्यादा अनडिज़र्विंग माना गया कि वो अपने लिए कमा नहीं सकती। तो इस तरह की प्रथाएँ चला दी गई कि लड़की के पैदा होते ही उन्हें मारा जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो पुरुषों की संख्या थी वो बढ़ गई और स्त्रियों की जो संख्या थी वो कम हो गई, मतलब स्त्रियों का अनुपात कम हो गया। और इसी के ज़रिए जो है बहुपति प्रथा का प्रचलन हुआ। यानी कि चूँकि लोग जो आदमी थे उनकी जो संख्या थी वो बढ़ी हुई थी, और जो औरतें थी उनकी संख्या कम थी, तो इससे जो समाज में एक बहुपति प्रथा का प्रचलन हुआ। फिर तीसरा स्तर आया, तो तीसरे स्तर का जो आरंभ माना जाता है वो कृषि युग से माना जाता है। जैसे जैसे लोगों ने इकट्ठे होकर यानी ठहर कर कृषि करना शुरू किया, तो एक खाद्यान्न से जुड़ी हुई, मतलब खाने पीने से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई, और उनके लिए आसान हो गया कि वो ठहर कर एक जगह रह सकें। औरतें जो थी उन्होंने घर के साथ साथ जो खेती का काम था उसमें भी हाथ बटाना शुरू किया, और इससे परिवार में जो है उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। और एक ठहराव के साथ रहने के साथ ही जो पुरुष थे परिवार के, चूँकि उनकी हिस्सेदारी, काम की हिस्सेदारी औरतों ने ले ली थी, इसलिए जो है वो आलसी हो गए, विलासी हो गए, और इससे बहुपत्नी विवाह होने लगे। चूँकि जो बहुपत्नी विवाह थी उसमें ये होने लगा क्योंकि पत्नियाँ जो थी वो बराबर का काम करा रही थी अपने पति के साथ, तो इससे लोगों को लगा कि ये जो है इनके ज़रिए उनका काम जो है आसान हो सकता है, तो इसलिए बहुपत्नी विवाह परिवार में समाज में होने लगे। 4th नंबर पे आता है अंतिम स्तर। जो अंतिम स्तर है वो सभ्यता के विकास और नैतिक विचारों में वृद्धि होने के कारण, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हो जाने के कारण एक विवाहित परिवारों की स्थापना हुई। परिवार का ये अंतिम स्वरूप आज भी पाया जाता है। यानी कि जो जैसे जैसे सभ्यता डेवलप हुई और लड़कियों ने अपने लिए, यानी लड़कियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई गई, एक ऐसे नैतिक विचार लाए गए कि ऐसा ठीक नहीं है कि मतलब स्त्रियों की जो दुर्गति है समाज में वो ना हो, इसके लिए एक विवाह को इम्पोर्टेंस दी गई। और लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश की जाने लगी, तो इससे धीरे धीरे जो विकास का जो दौर आया उससे एक विवाह को प्रधानता दी गई, और यही स्वरूप आज भी जो है भारतीय समाज में आपको देखने को मिलेगा। तो विकासवादी जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि शुरुआत में कोई भी ऐसा परिवार जैसी संस्था नहीं थी, बल्कि परिवार की जो स्थापना हुई वो कई सारे स्तरों से होकर गुजरी है। 4th नंबर पे आता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत थे उसके प्रतिपादक डिफ़ॉल्ट थे, तो उन्होंने अपनी बुक द मदर्स में बताया था कि जो आरंभिक समय था, मतलब आरंभिक जो शुरुआत का टाइम था, उसमें जो है बच्चे अपने पिता को जानते भी नहीं थे। हर क्षेत्र में केवल उनका संबंध माँ से ही हुआ करता था, और जो आरंभिक परिवार थे वो मातृसत्तात्मक ही थे, यानी कि जहाँ जो सत्ता थी वो माँ के नाम से चलती थी, और माता से ही अपने बच्चों को जो संपत्ति थी वो ट्रांसफ़र होती थी। एक तरह से इस तरह का समाज था जैसे कि एक पशुओं के समाज में होता है कि माँ बच्चे का अपने माँ के साथ ही ज़्यादा जो है एक घनिष्ठ संबंध होता है, तो एक तरह से इसी तरह की व्यवस्था थी। तो डिफ़ॉल्ट जो थे उन्होंने बताया था कि धीरे धीरे जो है परिवार के सदस्य शिकार पे जाने लगे, और वो भोजन की खोज करने लगे, और स्त्रियां घर पर खेती का काम जो है वो करने लगी, खेती का काम और बच्चों को पालने पोसने का काम करने लगी। तो इस तरह धीरे धीरे ये जो एक व्यवस्थित होता चला गया
समाज जो है एक व्यवस्थित होता चला गया, उससे परिवार बना। और इससे चूँकि ये काफ़ी टाइम तक इस तरह की व्यवस्था चली कि बाहरी काम जो था वो पुरुषों ने किया और घर का स्त्रियों ने, तो एक व्यवस्था बन गई कि परिवार में जो बाहरी कार्य हैं वो पुरुष करेंगे और घर का काम स्त्रियाँ करेंगी। वरना जो पुरानी जो शुरुआत हुई है एक परिवार को व्यवस्थित रूप देने की, उसकी शुरुआत में जो है मातृसत्तात्मक परिवारों से ही हुई है। 5th नंबर पे आता है एक विवाह का सिद्धांत। एक विवाह का जो सिद्धांत था उसे वेस्टरमार्क ने प्रतिपादित किया था। तो वेस्टरमार्क ने यौन साम्यवाद, समूह विवाह और बहुविवाह के आधार पर परिवार के विकास को स्पष्ट करने का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि आरंभिक परिवार एक विवाही थे और आज भी उसी रूप में विद्यमान है। वेस्टरमार्क जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो यौन साम्यवाद के आधार पर, मतलब कि यौन स्वतंत्रता थी, कोई कहीं भी जा सकता था, मतलब किसी से संबंध स्थापित कर सकता था। विवाह और बहुविवाह के आधार पर जो सभी जो विद्वान हैं परिवार को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध जताया, उस पर विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि आरंभ से लेकर आज तक एक विवाही परिवार ही रहे हैं और आज भी वो उसी रूप में विद्यमान है। वेस्टरमार्क ने अनेक उच्च व निम्न प्राणियों तथा छोटी बड़ी जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन पाया और इस आधार पर उन्होंने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में निष्कर्ष दिया कि कामाचार अथवा समूह विवाह की स्थिति सामाजिक नियमों का उल्लंघन मात्र है। उन्होंने कहा कि वेस्टरमार्क थे, उन्होंने हर तरह की छोटी बड़ी जो जनजातियाँ थी उनका अध्ययन किया और ये बताया कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था कभी भी किसी समाज में नहीं रही है, बल्कि ये एक तरह से एक गलत जो है एक नियमों का उल्लंघन करने के लिए किया गया एक बनाए गए सिद्धांत हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी भी समाज में नहीं रहा है। पुराने समाज से लेकर अब तक के समाज में परिवार जो है वो एक विवाही ही रहे हैं। तो जो वेस्टरमार्क थे, हालांकि उनका सिद्धांत आज के उसमें भी मान्य है, आज के समाज में उन्होंने यही कहा था कि एक विवाही परिवार का एकमात्र सच्चा रूप है, अतीत में भी रहा है और भविष्य में भी रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परिवार की जो उत्पत्ति है, परिवार ही नहीं हर चीज़ की उत्पत्ति धीरे धीरे कई स्टेप में होती है। तो इसी तरह परिवार की उत्पत्ति भी कई स्तरों से होकर गुजरी है, जहाँ एक जंगली समाज से लेकर धीरे धीरे एक व्यवस्थित परिवार के रूप में समाज जो है समाज में परिवार बने हैं। तो कई स्तरों से गुजरने के बाद ही एक सभ्य और सुव्यवस्थित परिवार बन पाया है। तो ये थे परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।